हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफदेव एजुकेशन एकेडमी बाय डियर सर। सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। नमस्कार दोस्तों। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में जो वैकेंसी निकली है उसके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन जो कि 7/12/2020 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था उसके न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। The monthly income of A, B and C taken together is rupees 69,000. A spends 70% of income, B spends 80% of income and C spends 92% of income. If their monthly savings are in the ratio of 15:11:10 respectively, then the monthly savings in rupees of B is। तो देखिए फ्रेंड्स, मंथली इनकम ए बी सी टुगेदर तीनों की मंथली इनकम मिला के कितनी है? ये है 69,000 रुपीज। ये स्पेंड कितना कर रहे हैं? ए स्पेंड करता है 70% ऑफ इनकम। ठीक है, तो ए की इनकम मान लेते हैं ए ही है, तो ये हो गया 70%। बी स्पेंड कर रहा है 80% ऑफ हिज इनकम और सी स्पेंड कर रहा है 92% ऑफ हिज इनकम। तो इनकम लेफ्ट, अब इनकम बची कितनी या इनकम सेविंग कितनी हुई? ए की हुई सेविंग 30%, भाई 70/100 तो ये 30/100। बी की हुई 20B/100 और सी की हुई 8C/100। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है? ये सेविंग्स है तीनों की। अब इनकी सेविंग्स का रेशियो क्या है? ए रेशियो बी है आपका 15:11। ठीक है, तो 30A सेविंग्स ऑफ ए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा अपॉन सेविंग्स ऑफ बी। ये किसके बराबर है? ये है 15:11 के बराबर। तो ये आ जाएगा आपका 2 और ये आ जाएगा 10। तो ए जो है वो क्या है? 10/11 बी के बराबर है। हमें पूछा किसका? हमें बी की मंथली सेविंग्स पूछी है, तो हम सारी टर्म्स को बी के फॉर्म में लेकर आएंगे। अब बी और सी की बात करें तो बी और सी का रेशियो क्या है? 11:10। अगर मैं बी और सी की यहाँ बात करूँ तो 20B/8C ये किसके बराबर है? 11/10 के बराबर है। तो सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 20B × 10/11 × 8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 25B/11। इन दोनों, तो ये क्या है? ये है सी। इन दोनों टर्म्स को इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ए क्या है? 10B/11 प्लस बी प्लस सी क्या है? 25B/11 और ये किसके बराबर है? ये है 69,000 के बराबर। तो 11 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए। ये आ जाएगा 10B, ये आ जाएगा 11B और ये आ जाएगा 25B और ये किसके बराबर है? ये है 69,000 के बराबर। 25, 36, 46, 46B इज इक्वल टू 69,000 × 11। तो B की वैल्यू क्या आ गई? B की वैल्यू आ गई यहाँ पे टोटल सैलरी 16,500। ये क्या है? ये इसकी इनकम है। और सेविंग्स क्या थी? सेविंग्स थी 20% ऑफ बी। तो 20% ऑफ बी कितना होता है? ये होता है 3,300 रुपीज। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। A person invested a sum of rupees 50,000 partly at 15% per annum and remaining at 18% per annum at simple interest. At the end of 2 years, the total interest received was rupees 16,800. The ratio of the sum at 15% per annum to the sum at 18% per annum is। तो देखिए फ्रेंड्स, एक पर्सन ने एक अमाउंट है 50,000, उसको कुछ अमाउंट उसका 15% पर एनम में डिपॉजिट किया और कुछ किया 18% पर एनम पे सिंपल इंटरेस्ट पे। तो मान लेते हैं x रुपीस किया उसने 15% पर एनम पे और 50,000 माइनस x रुपीस उसने किया 18% पर एनम पे फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100।
तो उसको टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्या मिला, टोटल इंटरेस्ट मिला उसको 16,800 रुपये। तो 16,800 रुपये इज इक्वल टू, सबसे पहले ये PRT इसके लिए देख लेते हैं, फिर देखेंगे इसके लिए। तो P कितना किया, X किया, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 15 टाइम किया 2/100 प्लस प्रिंसिपल क्या हो गया 50,000 माइनस X, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18 टाइम था 2 ईयर्स डिवाइड बाय 100। तो ये हो गया आपका 30x प्लस 100 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16,800 इंटू 100। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 इंटू 50,000 माइनस 36x। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या आ जाएगा 36x और 30 इधर आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 36 इंटू 50,000 माइनस 168,000 इंटू 100। तो ये वैल्यू आ जाएगी 6x इज इक्वल टू 18 माइनस 168, तो ये आ जाएगी आपकी 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 20,000। तो अगर x की वैल्यू 20,000 है तो 50,000 माइनस x कितना हो गया 30,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें बोला है द रेशियो ऑफ द सम एट 15%, 15% पे x था तो ये हो गया 20,000। ठीक है, और टू द सम एट 18%, 18% पे क्या था 30,000। तो ये रेशियो क्या आ गया, रेशियो आ गया 2:3। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। A dealer sells an article by allowing a 20% discount on its marked price and gains 24%. If the cost price of the article is increased by 10%, how much discount percentage should he allow now on the same marked price so as to earn the same percentage of profit as before? तो देखिए फ्रेंड्स, मान लेते हैं मार्क्ड प्राइस जो थी वो कितनी थी 100x थी, उसने डिस्काउंट कितना दिया, उसने डिस्काउंट जिसको हम कहते हैं छूट, उसने डिस्काउंट दिया 20% ऑन मार्क्ड प्राइस। तो ये कितना हो गया 20% ऑफ 100x, तो ये हो गया, छूट थी 20x की। तो सेलिंग प्राइस डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस क्या पड़ी, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो ये हो गया आपका 100x माइनस 20x, तो ये हो गया 80x। ठीक है फ्रेंड्स, अब वो ये कह रहा है कि डिस्काउंट देने के बाद उसको गेन कितना हुआ 24% का गेन हुआ। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, तो ये हो गया आपका 100 प्लस गेन हुआ 24% का अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस क्या थी 80x थी, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई 80x मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 124। ठीक है फ्रेंड्स, अब वो ये कह रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, तो न्यू कॉस्ट प्राइस क्या हो गई 10% इंक्रीज, तो 1110 अपॉन 100 इंटू इस कॉस्ट प्राइस का कॉस्ट प्राइस, तो ये हो गया 110 अपॉन 100 इंटू 80x इंटू 100 अपॉन 124। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया आपका 110 इंटू 80x अपॉन 124। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये न्यू कॉस्ट प्राइस है। हाउ मच डिस्काउंट परसेंटेज शुड ही अलाउ नाउ ऑन द सेम मार्क्ड प्राइस सो एज टू अर्न द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो पहले कितना प्रॉफिट था 24% का, सेम प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, सेम मार्क्ड प्राइस होनी चाहिए, मार्क्ड प्राइस क्या थी 100x, तो उसको कितने परसेंट का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मान लेते हैं नाउ सेलिंग प्राइस बी वाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो y किसके बराबर है, तो y हो जाएगा मेरा मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस सेम रखनी है, तो मार्क्ड प्राइस क्या थी 100x, तो ये हो गया 100x। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस डिस्काउंट, ये किसके बराबर है, जो ये सेलिंग प्राइस है ये बराबर है सेम प्रॉफिट, तो 124 अपॉन 100 इंटू न्यू कॉस्ट प्राइस के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, वो ये बोल रहा है
कि अब मुझे कितना परसेंट का डिस्काउंट देना है सेम मार्केट प्राइस पे, ताकि मुझे सेम परसेंटेज का प्रॉफिट फिर से हो। तो सेम क्या हो गया, 24% था, ठीक है। तो ये हो गया आपका 100x माइनस डी इज इक्वल टू 124/100। तो न्यू कॉस्ट प्राइस क्या थी, 110 मल्टीप्लाई बाय 80x अपॉन 124। 124 से 124 कैंसिल, 0 2 0। तो 100x माइनस डी इज इक्वल टू 88x। तो d कितना हो गया, d हो गया 100x माइनस 88x, तो ये हो गया 12x। इसका मतलब 12%। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। A student purchased a box of pens at the rate of 8 pens for rupees 24 and sold all of them at the rate of 9 pens for rupees 45. In this transaction, he gained rupees 240. How many pens did the box contain? तो देखिए फ्रेंड्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन्स कितनी है, ये है आपकी रुपीज़ 24। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 24 डिवाइड बाई 8, ये हो जाएगी 3 रुपीज़, ठीक है फ्रेंड्स। सेलिंग प्राइस ऑफ 9 पेन्स, ये कितनी है, ये है रुपीज़ 45। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 45 डिवाइड बाय 9, तो ये हो जाएगी 5 रुपीज़, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट इसमें हो रहा है एक पेन में पर पेन, तो 5 माइनस 3। सेलिंग प्राइस एक पेन की 5 थी, कॉस्ट प्राइस एक पेन की 3, तो ये था 2 रुपीज़। तो अगर एक पेन पे उसको 2 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो 240 रुपये में कितने पेन आज का प्रॉफिट होगा, तो ये होगा 120 पेन का प्रॉफिट, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। What will be the least number of marbles with Rohit if he can arrange them in rows of 9, 10 and 15 marbles each and the number is also a perfect square? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यहाँ पे एलसीएम लेना होगा 9, 10 और 15 का। तो 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 15। 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 5। 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 और 5 से करेंगे तो 1 1 1। तो एलसीएम क्या आया, एलसीएम ऑफ 9, 10 और 15 का एलसीएम है 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 90। तो देखिए यहाँ हमें चाहिए क्या है, यहाँ हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है फ्रेंड्स। और रोहित जो है वो उनको किस रो में अरेंज कर रहा है, 9, 10 और 15 मार्बल्स ईच में। तो यहाँ पे 3 का तो स्क्वायर है, पर 2 और 5 क्या है, एक एक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक 2 और एक 5 को और ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 900। 900 एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो आंसर क्या होगा, और आंसर डी हमारा सही होगा। In scheme A, a sum of rupees 24,000 is put on simple interest for 2 years at a rate of 8% per annum. In scheme B, a sum of rupees 24,000 is put at a rate of 5% per annum compounded annually for 2 years. The ratio of interest from A to that from B is. तो देखिए फ्रेंड्स, एक है स्कीम A और एक है स्कीम B। स्कीम ए में ये सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा लगा रहा है और स्कीम बी में कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा लगा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 100 होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस पी। तो प्रिंसिपल क्या है, 24,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8% है, और टाइम क्या है, टाइम यहाँ पे दे रखा है 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, 2 ईयर्स का है, डिवाइड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका जो 4 8 2 3 करी 1920 इंटू 2। तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका 3840 रुपीज़। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 24,000 कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 5%, ये हो गया 5 अपॉन 100 की पावर
2 माइनस 24,000, तो ये हो गया आपका 24,000। 100 प्लस 5 105, 105 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 21 और ये आ जाएगा 20। 5 से काटने पे क्योंकि स्क्वायर है तो ये 2 बार लिखना पड़ेगा, माइनस 24,000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यह आपका 120। या तो फ्रेंड्स ये हो जाता हमारा 60 मल्टीप्लाई बाय 441 माइनस 24,000, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी 2,460 रुपीज़। तो ये हमें बताना है रेशियो ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम ए टू दैट फ्रॉम बी। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट फ्रॉम ए, तो सिंपल इंटरेस्ट अपॉन कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ये हो गया 3840 डिवाइड बाय 2460। सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आती है 64/41। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। A person spent 65% of the income on purchasing items A and B and the rest of the amount is his savings. He spent rupees 1800 on purchasing item A and rupees 3270 on purchasing item B. The saving amount is, तो देखिए फ्रेंड्स, एक पर्सन ने कितना स्पेंड किया, 65% स्पेंड किया आइटम ए और आइटम बी को खरीदने पे। तो मान लेते हैं लेट इनकम जो है, इनकम वॉज एक्स रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स, उसने कितना स्पेंड किया, उसने स्पेंड किया, स्पेंड ऑन ए एंड बी, कितना 65% ऑफ हिज इनकम। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितनी इनकम बची उसकी, इनकम लेफ्ट, अगर वो 65% इनकम खर्च कर रहा है तो उसकी कितनी परसेंट बची, 35% ऑफ इनकम लेफ्ट। ठीक है, अब ये जो इनकम उसने खर्च करी है 65%, ये किस पे खर्च करी है, आइटम ए और आइटम बी। आइटम ए कितने का था, 1800 का, आइटम बी कितने का था, 3270 रुपीज़ का था। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5070 रुपीज़। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x आ गया आपका 5070 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 65। ये कट हुआ आपका 13 और ये कट हुआ आपका 1014 और ये कट हुआ आपका, ये आ गया 78। तो उसकी सैलरी कितनी थी, उसकी सैलरी थी 7800 रुपीज़। अब वो जानना चाहता है कि उसकी सेविंग अमाउंट कितनी होगी। तो सेविंग अमाउंट कितनी हुई, ये हो गई। तो सेविंग अमाउंट इज इक्वल टू 35/100 मल्टीप्लाई बाय 7800। ठीक है फ्रेंड, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, सॉल्व करने पे वैल्यू क्या आ रही है, 2730 रुपीज़। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। A passenger train without stoppage runs at an average speed of 75 km per hour and with stoppage at an average speed of 60 km per hour. What is the total time in hours taken by the train for stoppage on a route of length 600 km? तो देखिए फ्रेंड्स, एक पैसेंजर ट्रेन है, जब वह बिना रुके चलती है तो उसकी एवरेज स्पीड आती है 75 किलोमीटर पर आवर। अगर वो रुक रुक के चलती है तो उसकी एवरेज स्पीड आती है 60 किलोमीटर पर आवर। तो उसको कितना टाइम लगा 600 किलोमीटर के डिस्टेंस में जब वो ट्रेन खड़ी हुई। ठीक है, तो देखिए एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, विद स्टॉपेज, जब मैं अगर स्टॉपेज की बात करूं या विदाउट स्टॉपेज देख लेते हैं, अगर जब वो गाड़ी बिना रुके चली, ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। डिस्टेंस कितना था 600 किलोमीटर का, स्पीड क्या थी 75 किलोमीटर पर आवर, तो उसको कितना टाइम लगा, उसको लगा 8 आवर्स। विद स्टॉपेज की बात करते हैं, जब वो रुक रुक के चली तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या था 600 किलोमीटर का, स्पीड क्या थी 60 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगा 10 आवर्स का। तो टोटल टाइम कितना लगा, स्टॉपेज के केस में कितनी देर वो खड़ी रही, तो स्टॉपेज के केस में हो गया टी विद स्टॉपेज माइनस टी विदाउट
स्टॉपेज। तो टी विद स्टॉपेज क्या है 10 आवर्स, विदाउट स्टॉपेज 8 आवर्स, तो ये टोटल कितना हुआ 2 आवर्स, 2 आवर्स का टाइम लगा। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। एन ऑफिसर अंडरटेक्स टू कंप्लीट अ जॉब इन 300 days. He employs 300 people for 60 days and they complete half of the work. He then reduces the number of people to 100 who work for 120 days, after which there are 20 days holiday. How many people must be employed for the remaining period to finish the work? देखिए फ्रेंड्स, एक ऑफिसर को एक काम कितने दिन में कंप्लीट करना है 300 डेज में करना है। तो उसने 300 पीपल को 60 डेज के लिए लगाया और उसमें हाफ ऑफ द वर्क कंप्लीट हो गया। तो आपको मैंने MDH मसाले वाली ट्रिक बताई थी, ये किसके बराबर होता है वर्क। उसने कितने पीपल को लगाया 300 पीपल को, कितने दिन के लिए 60 डेज के लिए। आवर दे नहीं रखा है तो उसको हटा देंगे और कितना वर्क कंप्लीट हो गया, हाफ वर्क कंप्लीट हो गया। तो टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया आपका 36,000। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या दे रखा है, He then reduces the number of people to 100. वो उसने 100 पीपल को कितने दिन लगा के रखा, 120 डेज लगा के रखा। ठीक है, 20 डेज का हॉलीडे हो गया। तो 300 माइनस 60 240, 240 माइनस 120 ये होता है आपका 120, और 120 में 20 डेज का आपका हॉलीडे। तो अब रिमेनिंग कितने दिन बचे, रिमेनिंग बचे हमारे 100 डेज। उस 100 डेज में उसको कितने मैन लगाने हैं ताकि रिमेनिंग हाफ ऑफ द वर्क जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया आपका 12,000 प्लस m मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल हाफ ऑफ वर्क 18,000 हो जाएगा। तो 100m इज इक्वल टू 18,000 माइनस 12,000 6,000 होता है। तो m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई 60। तो कितने मैन की रिक्वायरमेंट होगी, 60 मैन की रिक्वायरमेंट होगी। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। The average of the 3-digit numbers that have all 3 digits the same is. तो देखिए फ्रेंड, 3 डिजिट नंबर है और उसकी तीनों डिजिट्स क्या है, सेम है। तो ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं हमारे 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5, 6 6 6, 7 7 7, 8 8 8, 9 9 9। ये सारे 3 डिजिट नंबर्स हैं और तीनों डिजिट इनकी क्या है, सेम है। तो देखिए फ्रेंड, टोटल नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से हमारा मिडिल नंबर या मिडिल मीन नंबर कौन सा है 555, यही हमारा एवरेज होगा और यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ड्यूरिंग अ रेनी डे 4 सेंटीमीटर ऑफ रेन फॉल्स, the volume in meter cube of water that falls on 1.5 hectare of ground is. तो देखिए फ्रेंड्स, 1 हेक्टेयर क्या होता है, 1 हेक्टेयर होता है एक ग्राउंड जिसकी लेंथ और विड्थ क्या है 100 मीटर और 100 मीटर। इसका मतलब 1 हेक्टेयर जो है वो 10,000 मीटर क्यूब के बराबर होता है। यहाँ हमें क्या कितना हेक्टेयर दे रखा है 1.5, तो 1.5 हेक्टेयर कितना हो गया, 1.5 हेक्टेयर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक ग्राउंड जिसकी लेंथ या विड्थ मान लीजिए 150 है और अदर है आपकी 100। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 15,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1.5 हेक्टेयर किसके बराबर हो गया, 15,000 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो हमें क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर बारिश हुई थी 4 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 15,000 मीटर स्क्वायर। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 4 इंटू 150 कितना होता है 600 मीटर क्यूब। तो आंसर क्या आएगा, आंसर ए हमारा सही होगा। What is the length in centimeter of the diagonal of a square whose area is 5 times that of another square with diagonal as 4√2 centimeter? तो देखिए फ्रेंड्स, एक हमें स्क्वायर दे रखा है, ये स्क्वायर है, ठीक है। एक छोटा स्क्वायर दे रखा है, ये छोटा स्क्वायर है। इसकी जो डायगोनल है वो कितनी है, वो है 4√2 सेंटीमीटर और इसकी डायगोनल हमें निकालनी है, ठीक है।
एरिया जो बड़े वाले का दे रखा है वो क्या है 5 टाइम्स अनदर स्क्वायर का है। तो देखिए फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि ये है हमारा d/2। भाई अगर ये पूरा d होगा तो ये d/2 होगा, और एरिया जो है और जो साइड है वो है x। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता है किसी भी स्क्वायर का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है कॉर्नर में जो एजेस के बीच में। तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर में क्या है d/2 है, हाइपोटेन्यूज क्या है x है जो कि इसकी साइड है। तो ये साइन 45 क्या होता है 1/√2 इज इक्वल टू d/2 अपॉन x। तो डायगोनल क्या आ जाएगा, डायगोनल आ जाएगा x√2। तो डायगोनल जो होता है किसी भी स्क्वायर का वो क्या होता है साइड इंटू √2। ठीक है फ्रेंड्स, तो छोटे वाले स्क्वायर का हमें डायगोनल क्या दे रखा है, डायगोनल दे रखा है 4√2 इज इक्वल टू साइड इंटू √2। √2 से √2 कैंसिल, तो छोटे वाले स्क्वायर की साइड क्या है 4 सेंटीमीटर। अब ये वाला लगाते हैं एरिया, इसका मान लेते हैं x साइड है, तो ये x इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, और एरिया साइड क्या दे रखे 4, तो 4 इंटू 4 हो गया। तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया, ये आ गया आपका 4 स्क्वायर इंटू 5। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 4√5। ये क्या है, ये है आपकी साइड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है। तो वापस यहाँ आते हैं, डायगोनल क्या हो गया, डायगोनल होता है साइड इंटू √2। साइड क्या दे रखी है 4√5 इंटू √2। तो डायगोनल क्या आ गया 4√10। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। टू नंबर्स p and q are such that the sum of 2% of p and 2% of q is 2/3 of the sum of 2% of p and 6% of q. The ratio of 2 times of p to 2 times of q is। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमें क्या दे रखा है, दो नंबर दे रखे हैं p and q such that the sum of 2% of p plus 2% of q ये किसके बराबर है, ये 2/3 ऑफ सम 2% ऑफ p प्लस 6% ऑफ q के बराबर है। ठीक है, तो 2% ऑफ p ये क्या हो गया 2p अपॉन 100 प्लस 2q अपॉन 100 इज इक्वल टू 2/3 2p अपॉन 100 प्लस 6q अपॉन 100। 100 से 100 कट हो जाएगा, 3 को इधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा 6p प्लस 6q इज इक्वल टू 2 2 जा 4p 2 6 जा 12q। ठीक है फ्रेंड्स, तो p को इधर ले जाइए 6 को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 2p इज इक्वल टू 6q। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा p अपॉन q इज इक्वल टू 3। तो ये क्या हो गया p जो है वो हमारा 3q के बराबर है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है रेशियो ऑफ 2 टाइम्स ऑफ p टू 5 टाइम्स ऑफ q। इसका रेशियो पूछा है, तो आपको पता है p क्या है 3q के बराबर है, तो ये आ जाएगा 3q अपॉन 5q, ये आ जाएगा 6q अपॉन 5q, q से q कट गया तो ये आ गया हमारा 6 अपॉन 5, या जिसको हम कह सकते हैं 6:5। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन पे। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए बोर्ड मास की टेक्निक लगाते हैं, जिसमें B होता है ब्रैकेट, O होता है ऑफ, D होता है डिवीजन, M होता है मल्टीप्लिकेशन, A होता है एडिशन और S होता है सब्ट्रैक्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे 8/3 डिवाइड बाई 3/4 ऑफ यहाँ पर आ चुका है। ऑफ में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑफ को हटाते हैं। ऑफ को हटाने से क्या होगा 3 5 जा 15 होता है और 4 6 जा 24 होता है। तो ये ऑफ हमने हटा दिया, प्लस 4/9 डिवाइड बाय, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5। ठीक है फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई बाय 9/25 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/9 माइनस 4/9 डिवाइड बाय 2/3। देखिए नेक्स्ट है हमारा डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन में क्या करते हैं,
जब हम डिवीजन के साइन को हटाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाता है और ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। 15/24 की जगह 24/15 आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। 8/3 मल्टीप्लाई बाय 24/15 प्लस 4/9, ये डिवाइड का साइन है, और ये क्या आ जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई बाय 9/25 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/9 माइनस 4/9, डिवाइड के साइन को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई, और 2/3 की जगह 3/2। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है 3 8 जा 24, 8 8 जा 64, ये हो गया 64/15 प्लस 4/9, डिवाइड का साइन हटाएंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये हो जाएगा 10/1 मल्टीप्लाई बाय 9/25 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/9 माइनस 4/9 मल्टीप्लाई बाय 3/2। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर प्लस का ठीक है, 9 से 9 कट गया, ये आया 2, ये आया 5, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, और 3 से 9 कट गया। ठीक है, तो ये क्या आया, ये आया 64/15 प्लस 4 2 जा 8 और नीचे 5 प्लस ये आया आपका 3 5 जा 15 तो 4/15 माइनस ये आया आपका 2/3। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा 64, 5 3 जा 15, 3 8 जा 24, ये आ गया 4, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 64 प्लस 24, ये होता हमारा 88, 88 ये हो गया हमारा 92, 92 और ये हो गया हमारा 82/15। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। For more videos, like, share, subscribe our channel. Thank you.